हेलो बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर डीएन गुप्ता। कैसे हैं आप सब? और आप सभी का एमआर 90 डेज सर्टिफिकेट कोर्स में आप सभी का वेलकम है। बच्चों, आज इस कोर्स का हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और इस लेक्चर नंबर 3 में आज हम लोग बात करने वाले हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एमआर। हम देखते हैं यदि आप एमआर बनना चाहते हैं, अपना कैरियर फार्मा इंडस्ट्री में चमकाना चाहते हैं इस सेक्टर में, तो एक एमआर बनने के लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी चाहिए आपको। यस, क्या क्या पॉइंट्स हम देखेंगे, जरा मैं इसको आपको बता देता हूं। पहला हम देखेंगे कि एक एमआर बनने के लिए आपको पास क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, मतलब क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। सेकंड, एमआर की डिफिनीशंस क्या होती है। जब भी आप किसी नेशनल मल्टीनेशनल कंपनी के इंटरव्यू में जाते हैं तो आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो आपको प्रॉपर तरीके से वो डिफिनीशन याद होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं एमआर के बारे में। हम देखेंगे कि यदि आप अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव किसी फार्मा कंपनी में, तो आपके प्रमोशन के चांसेस क्या हैं, एमआर के बाद आपको कौन सी पोस्ट मिल सकती है, और जब आप एमआर से अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं तो किस पोजीशन तक किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी या नेशनल कंपनी में आप जा सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट होगा सैलरी का स्ट्रक्चर। बहुत सारे फोन्स मेरे पास आते रहते हैं, बच्चों के पूछते रहते हैं सर ये बताइए अगर हम एमआर के रूप में अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं तो हमारी सैलरी स्ट्रक्चर्स क्या होगा, वहां पर क्या क्या चीजें हमको फैसिलिटीज होंगी, इन सभी के बारे में भी आज हम लोग बात करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा जॉब प्रोफाइल, कि यदि आप एमआर हो जाते हैं, बन जाते हैं, तो आपका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, मतलब आपको करना क्या होता है। और लास्ट, इसके बाद सेकंड लास्ट हम देखेंगे बच्चों कि एक एमआर का प्रॉपर ड्रेस कोड क्या होता है, कैसे उसका कलर होना चाहिए, पैंट का, शर्ट का, टाई का कलर क्या होना चाहिए, शूज उसके किस कलर के होने चाहिए, ये सारी बात करेंगे। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे बच्चों एमआर और सेल्समैन के बीच में अंतर क्या होता है। बहुत सारे बच्चे हैं सेल्समैन और एमआर को एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों में बहुत ही बेसिक डिफरेंसेस है। यस, एक मेजर डिफरेंसेस है इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों की बात भी आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वो सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं एलिजिबिलिटी। यदि एक फार्मा कंपनी में आपको अपना कैरियर एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव स्टार्ट करना है, तो एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहली एलिजिबिलिटी ये होती है कि आपको एटलीस्ट आपका ग्रेजुएशन या तो कंप्लीट हो गया है या आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं और एमआर के इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। पहला मैंने क्या बताया, जो पहला आपकी एलिजिबिलिटी है एमआर बनने के लिए बच्चों, वो एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन होना। फिर बच्चों का दूसरा क्वेश्चन होता है सर क्या ग्रेजुएशन हमारा साइंस स्ट्रीम में ही होना चाहिए। देखो, कुछ मल्टीनेशनल कंपनी है जो साइंस स्ट्रीम में मानती हैं, लेकिन अगर आप इस कोर्स को करते हैं, जो कोर्स हमारी संस्था करा रही है, अगर इस कोर्स को आप करते हैं और आपके पास सर्टिफिकेट होता है, तो बच्चों आप किसी भी स्ट्रीम के हो, आप बीएस स्ट्रीम के हो, साइंस स्ट्रीम का बैकग्राउंड नहीं है, तो भी आप एमआर के लिए एलिजिबल हैं। मतलब स्ट्रीम की कोई बाध्यता नहीं है। इफ यू विल कंप्लीट दिस कोर्स फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट एंड फाइनली अगर आप यहां से सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, तो फिर ये जो एलिजिबिलिटी है साइंस स्ट्रीम वाली, वो भी खत्म हो जाएगी। एक्चुअली साइंस की स्ट्रीम की एलिजिबिलिटी इसलिए कंपनियां रखती हैं क्योंकि वो जानती हैं कि जो साइंस बैकग्राउंड से बच्चा आया होगा उसको किसी मेडिसिन की केमिस्ट्री समझाना आसान होगा, किसी मेडिसिन के बारे में बताना आसान होगा। यस, लेकिन जब आप ये कोर्स करते हैं तो इस कोर्स में वो सारी चीजें आपको क्लियर करा देते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट एक अच्छा मेडिकल रैप बनने के लिए होती है। तो जैसे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, यू विल बी एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू फॉर एनी मल्टीनेशनल कंपनी एज वेल एज नेशनल कंपनी। क्लियर है बच्चों? तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपको क्लियर है। यस, आपको एटलीस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और किसी भी स्ट्रीम में है यू विल बी एलिजिबल फॉर दैट। सेकंड पॉइंट की हम बात करेंगे डिफिनीशंस की, कि चलिए बच्चों अब यहीं से ये सारे पॉइंट स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वाली जो स्लाइडें हैं वहां पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए, सबसे पहले जो हमारे सामने स्लाइड होगी उसमें हम लोग बात करेंगे बच्चों डिफिनीशन ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की डिफिनीशन क्या होती है। जनरली क्या होता है बच्चों, ये क्वेश्चन जो पहली बार आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं और किसी फार्मा कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो जनरली ये डिफिनीशन पूछ ली जाती है कि एक एमआर का मतलब क्या होता है।
जैसे सपोज दैट आप हिंदी में तो बता देंगे एमआर का मतलब है भाई किसी फार्मा कंपनी में बंदा है और अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अगर आप कहा जाए कि आपको उसको शब्दों में एक प्रॉपर वे में आपको बताना है तो डिफिनेशंस क्या है, तो ये डिफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। डिफिनेशंस क्या कहती है जरा आप देखो, डिफिनेशंस क्या कहती है कि एक ऐसा बंदा या ऐसी बंदी, इसलिए मैंने यहां पर मेन वर्ड का यूज किया है, एक ऐसा बंदा ए मैन हु रिप्रेजेंट ए फार्मा कंपनी इन टर्म्स ऑफ देयर ब्रांड्स। एक ऐसा बंदा या एक ऐसी बंदी जो किसी फार्मा कंपनी के उस कंपनी के ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है, क्या करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है, कहां पर, डॉक्टर्स के सामने। उसी तरह जैसे मेडिकल इंस्टीट्यूट है, यदि उसके सामने रिप्रेजेंट्स करता है बच्चों, तो उस बंदे को हम बोलते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो डिफिनेशंस क्या हुई, ए मैन हु रिप्रेजेंट, एक ऐसा बंदा जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक फार्मा कंपनी को इन टर्म्स ऑफ देयर ब्रांड्स। ब्रांड्स का मतलब क्या है, उस कंपनी का पर्टिकुलर ब्रांड्स, इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर्स के सामने। और मेडिकल इंस्टीट्यूट का मतलब है बच्चों जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है, जैसे मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, इनको हम बोलते हैं मेडिकल इंस्टीट्यूट, कॉल्ड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो ऐसे ही बंदे को हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। तो व्हाट विल बी डिफिनेशन, क्या होगी डिफिनेशन, ए मैन हु रिप्रेजेंट ए फार्मा कंपनी इन टर्म्स ऑफ देयर ब्रांड इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर्स एज वेल एज मेडिकल इंस्टीट्यूट कॉल्ड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। ओके बच्चों, तो ये डिफिनेशन आपको याद रखनी है। और सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि आप एमआर बनना क्यों चाहते हैं, और हो सकता है पहला क्वेश्चन ये हो जाए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यस, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ ब्रांड, तो बच्चों ब्रांड्स का मतलब क्या है, जैसे कोई सपोज दैट फार्मा कंपनी है, यस, तो ये फार्मा कंपनी कोई मेडिसिन भी बना सकती है, हो सकता है ये फार्मा कंपनी कोई मेडिकल एपराटस बनाता हो, तो भी तो आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं और उस कंपनी के अपने पर्टिकुलर ब्रांड्स होंगे। तो ब्रांड्स क्या है, वो मेडिसिन भी बच्चों हो सकती है, और वो जो है मेडिकल डिवाइसेस भी हो सकते हैं जिनका अपना अलग ब्रांड नेम होगा। जैसे सपोज दैट आपको एक्सरे मशीन कोई फार्मा कंपनी बना रही है, एक्सरे मशीन, तो उस मशीन का अपना कोई ब्रांड होगा, तो अगर उस कंपनी के ब्रांड को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो भी आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं। क्लियर है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, यहां पर हमने डिफिनेशन समझ ली मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की। अब यहां पर माइंड में ये आता है कि भाई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का रोल क्या होता है, इसका क्या रोल है एक फार्मा कंपनी में। जैसे सपोज दैट आपके माइंड में आता होगा कि भाई बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है या एफएमसीजी की कंपनियां होती हैं, वो कंपनियां मेडिकल रेप तो नहीं रखती, अपने सारे ब्रांड का प्रचार वो या तो प्रिंट मीडिया से करती हैं या तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करती हैं। तो यहां पर ये जो फार्मा कंपनी है ये भी तो अपने ब्रांड का प्रचार कर सकती हैं, तो फिर ये पर्टिकुलर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या क्यों रखती हैं, ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम यहां पर क्या है बच्चों। तो आज एक चीज माइंड में बैठा लीजिए, मेडिसिन बच्चों दो तरीके की होती है। कितने तरीके की होती है, दो तरीके की होती है। एक मेडिसिन होती है जो आती है हमारी शेड्यूल ड्रग के तहत, शेड्यूल, और इसको बोलते हैं शेड्यूल एच ड्रग। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं शेड्यूल एच ड्रग। और जो दूसरी तरीके की मेडिसिन होती है उसको बोलते हैं ओटीसी। इसका मतलब होता है ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर। और ये ओवर द काउंटर वही मेडिसिन है बच्चों जिसका प्रचार आप टीवी में देखते हैं, इसके होर्डिंग्स लगे रहते हैं, आपको न्यूज़पेपर में इसके प्रचार मिल जाएंगे ओटीसी। तो ओटीसी का मतलब होता है ऐसी ड्रग जिसमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शंस की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जाके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्ट जाके मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं और यहां पर किसी भी डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती। ऐसी मेडिसिन को बोलते हैं ओटीसी, ओवर द काउंटर। दूसरे तरीके की जो मेडिसिन आती है वो आती है शेड्यूल एच की कैटेगरी में। ये बच्चों ऐसी मेडिसिन होती है यहां पर फार्मा कंपनी यहां पर बंधित होती है, मतलब अगर कोई मेडिसिन या कोई साल्ट शेड्यूल एच ड्रग के तहत आता है तो उस मेडिसिन का प्रचार, उस मेडिसिन का एडवर्टीजमेंट कोई भी फार्मा कंपनी, चाहे वो नेशनल हो, मल्टीनेशनल हो या रीजनल हो, कोई भी कंपनी इस पूरी दुनिया में उसका प्रचार ना तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कर सकती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मतलब आप समझते हैं जो चैनल्स हैं,
ना तो प्रिंट मीडिया से कर सकती, मतलब ना तो कोई न्यूज़पेपर से कर सकती, ना तो कोई पत्रिका से कर सकती है। तो फिर अगर ये नहीं कर सकती तो फिर इनके ब्रांड्स की इंफॉर्मेशन कैसे डॉक्टर्स तक जाएगी? तो इसी इंफॉर्मेशन को, उनकी ब्रांड की पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को डॉक्टर तक ले जाने का जो काम करता है वो करता है बच्चों यही मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। दैट इज व्हाई प्रत्येक फार्मा कंपनी की मजबूरी होती है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को रखे जिसको प्रॉपर अपने ब्रांड्स का नॉलेज दे, और ये नॉलेज जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है इस नॉलेज को जो उसके कंसर्न डॉक्टर है उसके साथ मिले और अपने ब्रांड्स के बारे में बताए। तो वो डॉक्टर भी हो सकते हैं और वो मेडिकल इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। तो अगर थोड़े से शब्दों में अगर हम इसकी बात करें तो क्या बात आपको समझ में आई कि अगर कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है तो कोई ना कोई फार्मा कंपनी से वो रिलेटेड होगा, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है भाई, उसमें भी दो तरीके की चीजें हो सकती हैं, या तो वो शेड्यूल एच ड्रग होगा, भाई ओटीसी ड्रग है तो उसका तो प्रचार कंपनी कर देगी और कस्टमर खरीद लेगा उस मेडिसिन का। लेकिन हो सकता है वो फार्मा कंपनी कोई मेडिकल डिवाइसेस भी बना रही। आपने मेडिकल डिवाइसेस का भी प्रचार कभी नहीं देखा होगा, कभी देखा है ऑक्सीमीटर का, या कभी आपने देखा है ग्लूकोमीटर का, या कभी आपने प्रचार देखा है एक्सरे मशीन का? नो, ये सब बंधित है, प्रतिबंधित है। तो अब क्या है कि जब फार्मा कंपनी किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट्स करेगी तो जो उसके शेड्यूल एच के में जो ड्रग्स आती हैं, जैसे जितनी भी एंटीबायोटिक है सब शेड्यूल एच में आती हैं, चाहे वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो, लीवो हो, गैटियो, स्पारो, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन हो, या अन्य जैसे पेन किलर है आपके, जैसे आपका आइब्रूफेन है, निमोस्लाइड है, ये सब, जैसे मिफेनेमिक एसिड है, ड्रोटावेरिन है, तो ये सब क्या आते हैं बच्चों, शेड्यूल एच के तहत आते हैं। तो इनका प्रचार कोई भी फार्मा कंपनी नहीं कर सकती। तो क्या करेगी ये फार्मा कंपनी, मेडिकल रैप को अपॉइंट्स करेगी, अपने ब्रांड्स का उसको कंप्लीट नॉलेज देगी, कैसे इस ब्रांड को रिप्रेजेंट करना है डॉक्टर्स के सामने, ये सारी चीजें समझाने के बाद इसको परिपक्व करेगी, मैच्योर करेगी, और फिर फाइनली ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपने ब्रांड की प्लेसिंग कहां पर करने वाला है, डॉक्टर्स के माइंड में और हॉस्पिटल्स के जो ओनर्स होते हैं। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का मेन काम होता है कि जिस भी फार्मा कंपनी से वो रिलेटेड होगा उसके ब्रांड्स को प्रमोट करेगा और उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन डॉक्टर और मेडिकल इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड कराएगा। और यही डेफिनेशन हम लोगों ने पहले देखी थी कि ए मैन हु रिप्रेजेंट ए फार्मा कंपनी इन टर्म्स ऑफ देयर ब्रांड इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर्स एज वेल एज मेडिकल इंस्टीट्यूट इज कॉल्ड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। आई होप आपको अब ये डेफिनेशन पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी, और एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का अपॉइंटमेंट किसी फार्मा कंपनी में क्यों होता है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें बच्चों कि अगर कोई बंदा अपने कैरियर की स्टार्टिंग एक एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में करता है, यस, तो इसके बाद उसके प्रमोशन के चांसेस क्या होते हैं? देखो जनरली अगर कोई आप स्टार्टिंग करते हैं बच्चों तो आपके हाथ में शुरुआत में अगर आप फ्रेशर हैं तो मिनिमम 15-16,000 से स्टार्टिंग होगी, 18-20,000 तक जाएगी शुरुआत में, जब आप अपने कैरियर की स्टार्टिंग कर रहे हैं किसी एक अच्छी नेशनल या एमएनसी कंपनी के साथ। जनरल सी चीज है। सेकंड पॉइंट क्या है, सैलरी के स्ट्रक्चर में तीन चीजें शामिल होती है। एक तो शामिल होता है बेसिक, एक होता है डियरनेस अलाउंस जिसको हम बोलते हैं महंगाई भत्ता, टीए होता है ट्रेवलिंग अलाउंस, और कुछ आपको बोनसेस मिलते हैं। जैसे सपोज दैट जब भी कभी कोई आपको टारगेट मिलेगा उस टारगेट के ऊपर अगर आप चीजें करते हैं तो बोनस भी मिलते हैं। तो पहला पॉइंट आपने क्या समझा कि जब आप एमआर से आप अपने कैरियर की स्टार्टिंग करते हैं तो एमआर के बाद जो सेकंड प्रमोशन आता है बच्चों वो आता है एरिया सेल्स मैनेजर का। मतलब एमआर के बाद आप किस में प्रमोट होते हैं, एरिया सेल्स मैनेजर में। तो अगर एरिया सेल्स मैनेजर पे जाएंगे तो एरिया सेल्स मैनेजर के अंदर बच्चों एटलीस्ट 3 मेडिकल रैप इसके अंतर्गत होते हैं। तो ये जो एरिया सेल्स मैनेजर होते हैं ये भी मार्केट में होते हैं और इनका भी पर डे दिन होता है कि किस एमआर के साथ इनको मार्केट में जाना है। वो सीनियर्स होते हैं, यस, और इनका काम होता है प्रॉपर तरीके से एमआर की मॉनिटरिंग करना और उनकी हेल्प करना कि जो उनको टारगेट्स मिले हैं वो प्रॉपर वो अचीव हो। तो एरिया सेल्स मैनेजर सैलरी निश्चित रूप से इसकी ज्यादा होगी और सैलरी इस बात पे डिपेंड करेगी कि ये पर्टिकुलर एरिया सेल्स मैनेजर किस कंपनी का है। जनरली अगर हम बात करें तो एरिया सेल्स मैनेजर की हमेशा जो सैलरी है 30,000 के ऊपर ही होती है पर मंथ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, एरिया सेल्स मैनेजर से जो नेक्स्ट आपका लेवल होता है बच्चों वो होता है रीजनल सेल्स मैनेजर। रीजनल सेल्स मैनेजर जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा स्टेट है, मान लेते उत्तर प्रदेश है, तो उसको रीजन्स में बांट दिया जाएगा, 5 to 6 रीजन में उसको डिवाइड कर लिया जाएगा। जैसे 75 डिस्ट्रिक्ट हैं तो एक रीजन में 10 डिस्ट्रिक्ट डाल दिए गए, यस,
या 8 डिस्ट्रिक्ट डाल दिए गए, तो उसी तरीके से वहां पर रीजनल सेल्स मैनेजर होते हैं। लेकिन जो रीजनल सेल्स मैनेजर होते हैं वो मॉनिटरिंग फिर स्टार्ट करते हैं अपने ऑफिस से। तो इनका जो काम है मार्केट में कम होता है, ऑफिस से बैठ के मॉनिटरिंग करना इसका काम होता है। मार्केट में आपको ये दो बंदे सबसे ज्यादा मिलेंगे, एमआर और एरिया सेल्स मैनेजर। लेकिन जैसे रीजनल सेल्स मैनेजर की पोस्ट में आते हैं तो फिर जॉब बड़ी मस्त वाली हो जाती है। तो रीजनल सेल्स मैनेजर में अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पर सैलरी लगभग 50,000 के ऊपर ही होती है और प्रॉपर इनका जो वर्क होता है वो होता है मॉनिटरिंग। नेक्स्ट जो पोस्ट होती है रीजनल सेल्स मैनेजर के बाद वो होती है जोनल सेल्स मैनेजर। जैसे अगर यूपी है तो उसको 4 जोन में बांट दिया गया, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो वहां पर उसका एक हेड होगा जिसको बोलेंगे जोनल सेल्स मैनेजर। यस, सैलरी बहुत ज्यादा इसकी होगी, लगभग 80,000 से 1 लाख के बीच आसपास सैलरी होती है और इसका भी काम होता है मॉनिटरिंग करना। अब एक जोनल सेल्स मैनेजर के अंदर 4, 5, 6 रीजनल सेल्स मैनेजर आ जाएंगे। फिर जोनल सेल्स मैनेजर के बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन आता है वो आता है डिप्टी जीएम पे। जीएम का मतलब होता है जनरल मैनेजर। तो डिप्टी जीएम का भी काम क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव है। इसका जो होल्ड रहता है इन सभी के ऊपर रहता है। फिर क्या है, फिर आता है जनरल मैनेजर। यस, कंपनी का जनरल मैनेजर होगा, इसका भी काम क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव होगा। और फाइनली अगर हम बात करें तो फाइनली होता है मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स। मतलब फाइनली यहां पर आप सीएमडी, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर भी कंपनी में बन सकते हैं यदि कोई मल्टीनेशनल या नेशनल कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप स्टार्टिंग करते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से तो आपका प्रमोशन एमआर से एरिया सेल्स मैनेजर, एरिया से रीजनल, जोनल, डिप्टी जीएम, जीएम और मैनेजमेंट तक भी आप जा सकते हैं। अलग चीज है आप जाएंगे कैसे, जस्ट डिफरेंट चीज है। ये इस बात पे डिपेंड्स करता है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी कितनी है, आपका कार्य करने का तरीका कितना है, आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, आपने कितना स्किल गेन किया है। तो बहुत सारे फैक्टर डिपेंड्स करते हैं कि किस तरीके से आपका प्रमोशन होगा। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे बंदे 4 साल से 5 साल से किसी पोस्ट में पड़े हुए। कारण क्या है कि जब उनका प्रमोशनल नेचर नहीं होगा, वो कुछ चीज सीखना नहीं चाहेंगे, अगर वो कोई चीज प्लस नहीं करके देंगे तो भाई आगे उनका प्रमोशन कैसे होगा। तो प्रमोशन के चांसेस तो होते हैं, लेकिन चांसेस को रियलिटी में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा, वो बंदा ही करेगा जिसने अपने कैरियर की स्टार्टिंग कहां से करी है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से की है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है कि जॉब प्रोफाइल क्या होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का, मतलब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को करना क्या होता है, इसके बारे में भी तो आपको पता होना चाहिए कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का मेन वर्क क्या है। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर हम बात करें जॉब प्रोफाइल की, तो सबसे पहला जो काम होता है वो होता है सेल का अचीवमेंट करना। सेल का अचीवमेंट का मतलब क्या है, जैसे सपोज दैट आप ऐसी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हैं जैसे जिसका नाम है सिप्ला, हम मान लेते हैं इसका नाम है सिप्ला, इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं। और सपोज दैट आपका जो सिलेक्शन है वो कानपुर हेडक्वार्टर में हो जाता है। कहां पर हो जाता है, कानपुर हेडक्वार्टर में हो जाता है। तो सिप्ला तो बहुत पुरानी कंपनी है ना, तो कानपुर में तो उसका बहुत पहले से काम चल रहा होगा, यस और नो। और हो सकता है वहां पर सिप्ला की कानपुर में एक ले लेते हैं कि मान लेते हैं उसकी जो सेल थी वो महीने की 1 लाख थी, और आपको वहां से एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव छोड़ के दूसरी कंपनी में चला जाता है, वहां पर पोस्ट खाली होती है। तो जब आपका अपॉइंटमेंट सिप्ला कंपनी आपके कानपुर हेडक्वार्टर में करेगी तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगा भाई, उसका एक्सपेक्टेशन ये होगा कि जो आपकी 1 लाख की सेल का जो टारगेट है, मतलब 1 लाख की सेल जो आ रही है वो तो मेंटेन रहे, इसके अलावा इस पर भी आप कुछ प्लस करके 2 महीने के बाद देना स्टार्ट करें। पहले महीने तो आपके पास नहीं रहेगा, लेकिन पहले महीने तो उतना आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा, लेकिन दूसरे महीने से चाहेगी कि पहले तो सेल जो 1 लाख की थी पर मंथ, अब उसमें कुछ प्लस किया जाए। लेकिन याद रखिएगा सेल्स के अचीवमेंट आपको अकेले नहीं करने होते हैं। जब भी किसी फार्मा कंपनी में जाते हैं तो वहां पर जो आपके सीनियर हैं, कौन, एरिया सेल्स मैनेजर। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप कानपुर हेडक्वार्टर में जब आप अपॉइंट होंगे तो वहां पर सबसे पहले जो एरिया सेल्स मैनेजर भी पहले वहां पे वर्किंग कर चुका होगा, उसके भी बहुत अच्छे रिलेशन डॉक्टर्स के साथ होंगे। तो एरिया सेल्स मैनेजर जब एक नया एमआर अपॉइंट होता है, यस, तो जब एमआर के साथ वो पर्टिकुलर डॉक्टर से इस एमआर को मिलाता है, तो देखो रिलेशन तो पहले एसएम के ही बने हुए हैं, ठीक है, तो अपने रिलेशंस पे तो सेल प्रॉपर निकल रही है, लेकिन फिर आपको भी अपने पर्सनल रिलेशन डेवलप करने होते हैं। क्योंकि जो फार्मा की सेल है वो टोटली इस बात पे डिपेंड्स करती है कि कैसा आपका रिलेशन डॉक्टर्स के साथ है,
ठीक है बच्चों, टोटली इससे डिपेंड करेगी रिलेशंस का। रिलेशंस का मतलब है कि आप पर्टिकुलर कॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर सैंपलिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर रिमाइंडर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर इस बात पे डिपेंड्स करते हैं जो आपको ट्रेनिंग के दौरान सिखाए जाते हैं। तो माइंड में हमेशा इस बात को रखिएगा कि अगर आपका अपॉइंटमेंट एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है तो जो सेल्स अचीवमेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अकेले आपकी नहीं होती, एरिया सेल्स मैनेजर उसमें प्रॉपर आपकी हेल्प करता है और ये भी अकाउंटेबल रहेगा अगर सेल्स कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो इस पर भी आपको फोकस करना है। तो पहला मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को जो वर्क होता है वो होता है सेल्स को अचीवमेंट करना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो दूसरा वर्क है वो कस्टमर को सपोर्ट करे और उसको प्रॉपर सर्विस दे। अब देखो बच्चों, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए कस्टमर कौन है? तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए कस्टमर कौन होते हैं? डॉक्टर्स होते हैं। यस, सर्विस देने का मतलब क्या है? सर्विस देने का मतलब है टाइम टू टाइम अपने ब्रांड्स को आप रिकॉल कराते रहें, टाइम टू टाइम आप डॉक्टर्स की कॉल करते रहें। जैसे सपोज दैट जनरल क्या होता है कि एक डॉक्टर्स को हफ्ते में एक बार आपको मिलना ही मिलना है, ये नियम है, तभी डॉक्टर्स आपके ब्रांड्स को याद रख पाएगा। दूसरा, कस्टमर सपोर्ट्स का क्या मतलब है? कस्टमर सपोर्ट्स का मतलब है कि जैसे सपोज दैट कोई नया ब्रांड कंपनी में लॉन्च होता है और इसकी इंफॉर्मेशन लेके आप डॉक्टर्स तक जाते हैं और डॉक्टर उस ब्रांड को किसी पेशेंट्स को यदि प्रेस्क्राइब करता है और उससे यदि उसको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा? वो आपसे बताएगा कि भाई मैंने पर्टिकुलर ब्रांड को प्रेस्क्राइब तो किया था लेकिन रिजल्ट्स वेयर नॉट गुड, रिजल्ट्स वाज नॉट गुड, रिजल्ट अच्छे नहीं थे। तो फिर क्या करना है आपको? यहां पर कस्टमर का सपोर्ट ये करना है कि आपको अपने सीनियर से बात करानी है और ये बताना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो डोज पर्टिकुलर देनी चाहिए थी उसको बताने में आपने गलती करी है। यस, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कोई नया ब्रांड लॉन्च हो और प्रॉपर आपको इंफॉर्मेशन ना हो और अगर आपने आधी अधूरी जानकारी डॉक्टर्स को दी है और उस आधी अधूरी जानकारी के अनुसार अगर वो पेशेंट्स को प्रोवाइड कराता है मेडिसिन तो हो सकता है रिस्पॉन्स ना आए। तो आपको क्या करना है? कस्टमर का पूरा सपोर्ट करना है, उसको क्या बोलना है डॉक्टर्स को कि सर हो सकता है पूरी जानकारी मैं ना दे पाया हूं या कुछ ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं तो मैं चाहता हूं कि अगर आप मुझे समय दो तो मैं अपने सीनियर से आपको मिला दूं। तो वो सारी चीजें इस तरीके से आपको कस्टमर को प्रॉपर सपोर्ट करना होता है। दूसरा, आपको पर्टिकुलर फीडबैक भी देना है उस नए ब्रांड का, किसको? कंपनी को, कि कैसे रिजल्ट उसको मार्केट से मिल रहे हैं। तो कस्टमर का भी सपोर्ट करना है, कंपनी का भी सपोर्ट करना है और प्रॉपर तरीके से उसको सर्विस प्रोवाइड करनी है। ओके, तो ये हो गया आपका सेकंड जॉब प्रोफाइल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का। नेक्स्ट काम क्या होता है? नेक्स्ट काम होता है प्रोडक्ट का प्रमोशन करना। प्रोडक्ट का प्रमोशन आपको पता है, जैसे आपको पता है, जैसे अगर मैं एक ब्रांड ले लूं, जैसे एक साल्ट ले लूं सपोज दैट, और ये साल्ट है लीवोफ्लॉक्सासिन 500 mg। अब ये लीवोफ्लॉक्सासिन क्या है बच्चों? ये एंटीबायोटिक टैबलेट है। तो लीवोफ्लॉक्सासिन मार्केट में 100 ब्रांड नेम से आ रही होगी। भाई सिप्ला का हो सकता है ब्रांड नेम लिवॉक्स हो, ठीक है। मान लो दूसरी कंपनी है उसका ब्रांड नेम लीवोफ्लॉक्सासिन का लैक्सीफ्लॉक्स हो, तीसरा हो उसका ब्रांड नेम ओ हो, चौथा हो उसका ब्रांड नेम सी हो, नेक्स्ट हो उसका ब्रांड नेम डी हो। तो जितनी कंपनियां लीवोफ्लॉक्सासिन साल्ट को मार्केट में ला रही होंगी सबका ब्रांड नेम अलग होगा। अब आप जिस कंपनी से रिलेट कर रहे हैं, जैसे सपोज दैट अगर आप सिप्ला से रिलेट कर रहे हैं तो आपको लिवॉक्स ब्रांड को प्रमोट करना है लीवोफ्लॉक्सासिन के लिए। हो सकता है और भी फार्मा एमआर वहां पर पहुंच रहे हो, उनके पास भी ब्रांड लीवोफ्लॉक्सासिन का हो। तो फिर आपको अपने ब्रांड का प्रमोशन किस तरीके से करना है, कैसे अपने रिलेशंस को मेंटेन करना है, कैसे पर्टिकुलर सर्विस देना है, तो उस ब्रांड का जो इफिकेसी है और ब्रांड के जो रिजल्ट्स हैं वो इसी बात पे डिपेंड्स करेगा कि डॉक्टर्स को आप कितनी अच्छी तरीके से समझा पा रहे हैं, कैसे आप समझा पा रहे हैं कि यस जो लिवॉक्स ब्रांड है इन कंपेयर ऑफ अदर ब्रांड बहुत अच्छा है। और यही प्लेसिंग करनी होती है एमआर को डॉक्टर्स के माइंड में। तो एमआर का काम क्या है? अपने ब्रांड्स को डॉक्टर्स के माइंड में प्लेस करना। दैट इज द मेन वर्क ऑफ ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। ओके बच्चों, तो क्या करना है आपको? प्रोडक्ट का प्रमोशंस करना है। नेक्स्ट जो जॉब प्रोफाइल होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का, वो होता है जब भी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे मार्केट में, यस उसको प्रॉपर डॉक्टर से इंट्रोड्यूस कराना है और उसका फीडबैक देना है किसको? कंपनी को और अपने सीनियर्स को। और लास्ट जो अगर हम नेक्स्ट बात करें
जो लास्ट इसका वर्क होता है रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिपोर्टिंग करना। यह सबसे महत्वपूर्ण काम है अगर हम बात करें मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की, कि जैसे सपोज दैट आज मंडे है, तो मंडे में आप आज कितने डॉक्टर से आप मिले, उन डॉक्टर्स ने आपको क्या रिस्पांस दिया, कितना आप ऑर्डर निकाल पाए, यस कैसा आपका वहां से फीडबैक आया, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, नेशनल कंपनियां हैं, आज बाय नेट के द्वारा प्रॉपर उनके सॉफ्टवेयर हैं उसमें आपको फिलअप करना होता है। तो वो आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है अपने पास डायरी में भी, और प्रॉपर तरीके से रिपोर्टिंग करना है शाम को जब प्रॉपर आप काम कर चुके होंगे उस दिन। तो फाइनली जो आपने यहाँ पर बच्चों वर्क देखे, तो मुख्यतः 5 जॉब प्रोफाइल होती है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की। तो ये क्वेश्चन भी आपको जब एज फ्रेशर आप जाएंगे किसी फार्मा कंपनी में इंटरव्यू के लिए, तो ये क्वेश्चन आप पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मेन जॉब प्रोफाइल ऑफ ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो व्हाट विल बी योर आंसर? योर आंसर शुड बी सर देयर आर 5 जॉब प्रोफाइल a particular medical representative. First, sales achievement; second, customer support and service; third, product promotion; fourth, new product feedback; and fifth, record keeping and reporting. These are 5 job profile of a medical representative. चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और कुछ चीजें हम देखते हैं। यस, अब हम बात करेंगे भाई अगर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं तो कुछ ऐसी क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए जिससे आप अपने कैरियर में सफलता पा सके। पहला पॉइंट क्या कहता है कि हमेशा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के फेस में क्या होनी चाहिए? हमेशा उसकी फेस में स्माइलिंग होनी चाहिए। क्यों स्माइलिंग होना चाहिए? आप अपने लाइफ में देखिए, आप उसी बंदों से ज्यादा मिलना पसंद करेंगे जिसके फेस स्माइलिंग हो। ऐसा ना हो कि चेहरा उदास हो, बड़ा टेंशन में हो। भाई होता क्या है कि मेडिकल रैप को हमेशा कभी क्या होता था, नए डॉक्टर से मिलना है, तो जब भी आप देखिए जब किसी नए बंदे से आप मिलना चाहते हैं तो उसकी जरा शक्ल सूरत आप देखेंगे, उसका पहनावा देखेंगे, अगर अच्छा है तो आपको लगेगा चलो हाँ इससे बात कर ले। और अगर उसकी शक्ल सूरत इतनी खराब है, उसके चेहरे में ही 9 बजे हैं, तो फिर आपको मजा नहीं आएगा बात करके। तो आपको अपनी कैसी वेशभूषा रखनी है, कैसा कम्युनिकेशन होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सफलता चाहिए इस कैरियर में, आपको आगे बढ़ना है, एमआर से एसएम बनना है, आरएसएम बनना है, जेडएसएम बनना है, तो बच्चों ये जो मैं आपको क्वालिटी बताने जा रहा हूं ये आपको पता होना चाहिए और ये आपके पर्सनालिटी में भी होनी चाहिए। तो फर्स्ट मैंने क्या बताया, स्माइलिंग फेस होना चाहिए। तो सेकंड, यस आपको स्मार्ट दिखना चाहिए। अब स्मार्ट का मतलब ये नहीं है, स्मार्ट का मतलब है कि जो एक प्रॉपर ड्रेस कोड होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का वो होना चाहिए। यस, नेक्स्ट क्या होना चाहिए? वेल ग्रूम्ड होने चाहिए। जब भी आप किसी डॉक्टर्स के चेंबर में एंट्री करें तो आपके बाल बहुत बिखरे ना हो, क्योंकि आप लोग रनिंग करते हैं बाइक से, तो हवा जब लगती है तो बाल पूरी बिखर जाते हैं, धूल वगैरह भी आती है। तो जब भी आप डॉक्टर्स के चेंबर में जाएं, अपना जरा चेहरा साफ कर लें, बाल को जरा ठीक कर लें और कोशिश करें कि फ्रेश चेहरे के साथ ही डॉक्टर्स के चेंबर में एंट्री करें। तो ये एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का सेकंड क्वालिटी है। थर्ड क्या है बच्चों? थर्ड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो डेडिकेटेड फॉर जॉब। बच्चों ये वही पॉइंट है जिस पॉइंट की वजह से एक मेडिकल रैप उस कंपनी में 4-4 साल से 5-5 साल हो गया, इवन 10 साल हो गया और अभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ही बने हुए हैं। इसका मतलब है कि वो डेडिकेटेड नहीं है अपने जॉब के लिए। जब भी उनको टाइम मिलेगा मस्ती करने निकल जाएंगे, वो कभी भी अपने टारगेट सेट नहीं करते। तो जब भी अगर आप जॉब के प्रति डेडिकेटेड नहीं है तो आपका प्रमोशन नहीं होगा। तो अगर आपको इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना है, टॉप पे पहुंचना है, तो अपने जॉब के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहिए। यही आपकी सफलता की निशानी है और यही आपको आगे ले जाने में मदद करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? सॉफ्ट नेचर। यस, नेचर बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। जैसे सपोज दैट डॉक्टर आपकी मेडिसिन के बारे में बोलता है कि भाई आपका जो आपने ब्रांड बता के गया था वो ब्रांड तो मजा नहीं आया और रिजल्ट नहीं मिला। तो कभी कभी क्या होते हैं, बड़े ये इरिटेटिव है, लेकिन मेडिकल रैप क्या कहेगा? वो कहेगा सर हो सकता है कोई मेरी फॉल्ट हो, मैं आपको प्रॉपर तरीके से डिटेलिंग ना कर पाया हूं, हो सकता है डोज देने में कुछ प्रॉब्लम्स हो, तो जो भी होगा सर मैं आपका फीडबैक अपने सीनियर से दूंगा और इसके बारे में मैं अपने सीनियर से जरूर आपको मिलाऊंगा। तो दूसरा एमआर क्या होगा? अच्छा रिस्पांस नहीं है, अरे सर आप देखिए 4 डॉक्टर हैं, कितना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो ये जॉब कैसा हुआ? ये जॉब सॉफ्ट नेचर का नहीं है। तो पहला जॉब मैंने बताया वो सॉफ्ट नेचर का है। तो एमआर को सॉफ्ट नेचर होना बेटा बहुत जरूरी है यदि आपको सफलता चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि गुड कम्युनिकेशन स्किल। यस, आपको पता होना चाहिए कि कब किस समय क्या बोलना है। जैसे सपोज दैट
कम्युनिकेशन स्किल में अगर आपके वर्ड्स में रिस्पेक्ट नहीं झलकेगा तो इसको कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन स्किल के तहत नहीं आएगा। भाई डॉक्टर्स क्या है, डॉक्टर आपका कस्टमर है, और क्या लिखा होता है, कस्टमर क्या होता है, गॉड होता है। आपकी रोजी रोटी उसी के प्रिस्क्रिप्शन पे डिपेंड्स कर रही है, तो भाई उसको रिस्पेक्ट देना आपका काम है, ये एथिक्स है। तो अगर ये सारी चीजें आप अपने व्यक्तित्व में शामिल करेंगे माय डियर स्टूडेंट, तभी आपको एज एमआर आपको बहुत अच्छी ग्रेड धीरे धीरे मिलती जाएगी और आपको सफलता मिलती जाएगी। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए क्या होना जरूरी है, पहले आप स्मार्ट हो, साफ सुथरे होने चाहिए, वेल ग्रूम्ड हो, बाल अच्छी तरह से कड़े हो, डेडिकेटेड हो जॉब के लिए, सॉफ्ट नेचर हो, और गुड कम्युनिकेशन स्किल अगर ये क्वालिटी है बच्चों तो ये आपको मदद करेगी और एक सक्सेस मेडिकल रैप बनने में आपको मदद करने वाली है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि यस, अगर हम बात करें मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की ड्रेस कोड की, बहुत बार ये फोन मेरे पास आते हैं कि सर एक परफेक्ट मेडिकल रैप का क्या ड्रेस कोड होना चाहिए। तो ड्रेस कोड के लिए देखो बच्चों, एक सेंस भी ड्रेस कोड होता है। सेंस का मतलब क्या है, अब ऐसा नहीं कि आप लाल पैंट पहन के और सफेद शर्ट पहन के आप मेडिकल रैप बन जाएंगे, नो, एक प्रॉपर ड्रेस कोड है। ड्रेस कोड का मतलब क्या है कि जैसे सपोज दैट आप देखें, जैसे यहाँ पर एक मेडिकल रैप दिखाया गया, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, डार्क कलर का पैंट है। क्यों डार्क कलर का पैंट होता है, क्योंकि जब आप बाइक से रनिंग करते हैं बच्चों, तो धूल, अगर लाइट कलर का पैंट है तो उसमें धूल बहुत बैठेगी, तो वो पैंट बड़ा गंदा दिखेगा। तो अगर आप डार्क कलर का पैंट पहनेंगे तो यस, अब उसको उतना गंदा नहीं दिखता है। डार्क कलर पैंट पे अगर लाइट कलर की आप शर्ट वेयर करेंगे तो ये ज्यादा शो करेगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि हमेशा जो टाई लगाई वो कोशिश करिए कि वो आपके पैंट की कलर हो तो मैचिंग ज्यादा आ जाती है। तो ये चीजें जरूरी है। तो क्या क्या होता है ड्रेस कोड में, पहला डार्क कलर का पैंट होना चाहिए, सेकंड लाइट कलर की शर्ट इस्तेमाल करिए, बहुत जैसे ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर का पैंट है, आप पिंक कलर की शर्ट यूज करिए, आप नेवी ब्लू कलर की शर्ट यूज करिए, खिलेगी आप पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैचिंग की टाई अगर आप ले लेते हैं अपने पैंट के साथ तो यस, ड्रेस कोड का हिस्सा है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर सेविंग होनी चाहिए। अब भी पता है कि बड़ी बड़ी दाढ़ी आपने बढ़ा रखी है, अब तो फैशन चल रहा है, लेकिन पहले क्या होता था, प्रॉपर सेविंग करके ही आपको जाइए। लेकिन अगर आपने दाढ़ी रखी है तो प्रॉपर तरीके से उसको कट कराइए, लगे कि हाँ यस ये आपका स्टाइल है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने 20 दिन से दाढ़ी ही नहीं बनाई, सेविंग ही नहीं करी, तो ये मत करिए, तो प्रॉपर सेव रखिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात है शू विथ पॉलिश। अगर आप जूते पहने हैं तो बच्चों अगर ब्लैक कलर के शूज हैं तो प्रॉपर पॉलिश उसमें होनी चाहिए। यस, ये बहुत जरूरी है। अगर आपके शूज बहुत गंदे हैं तो भी आपको लोग बड़ा मजा नहीं आएगा आपसे मिलने में उनको। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ग्रूम्ड हेयर। यस, जब भी आप डॉक्टर्स के चेंबर में जाएं आपके बाल प्रॉपर तरीके से ग्रूम्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बिखरे बाल हो, लग रहा हो कि आप बड़े मजबूरी से आए हैं, बड़े पेन आप ले रखा है आपने, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और कर्चिफ, यस, हमेशा आपके पैंट की जेब में रुमाल होनी चाहिए। जब भी आप जाएं डॉक्टर्स के चेंबर में प्रॉपर फेस को साफ कर लें, बाल वगैरह ग्रूम कर लें, फिर प्रॉपर आप एंट्री करें। तो ये होती है सारी आपकी, अगर हम बात करें किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की, अगर हम ड्रेस कोड की बात करें तो हमने यहाँ पर ड्रेस कोड ये सारे देखें। क्या क्या ड्रेस कोड में, डार्क कलर पैंट, लाइट कलर शर्ट, मैचिंग टाई, प्रॉपर सेव, शू विद पॉलिश, ग्रूम्ड हेयर और हैंड कर्चिफ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ते हैं। अगर हम बात करें मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के पास हमेशा क्या होना चाहिए और उसके बैग में क्या क्या चीजें होती हैं, तो सबसे पहले, क्योंकि मेडिकल रैप का काम है अपने ब्रांड का प्रमोशन करना, तो प्रमोशनल चीज उसके बैग के अंदर होनी चाहिए। प्रमोशनल चीज में जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जिस ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है उससे रिलेटेड उसका फोल्डर उसके पास होना चाहिए, साइंटिफिक लिटरेचर होना चाहिए जिससे वो डॉक्टर्स को दे और डॉक्टर उसके बारे में और इंफॉर्मेशन वहां से गेन कर पाए। सेकंड, डॉक्टर्स के लिए प्रिस्क्रिप्शन पैड। एक ऐसे प्रिस्क्रिप्शन पैड होते हैं जिसमें ब्रांड्स के नाम लिखे होते हैं, जब आप दे देते हो और डॉक्टर जब वहां पर कोई ब्रांड लिखता है तो जब नीचे लिखा है कि आपका ब्रांड है तो उसको रिकॉल हो जाता है। थर्ड, ब्रांड प्रोमोटिंग गिफ्ट। ब्रांड प्रोमोटिंग गिफ्ट भी होते हैं, जैसे कोई आप पेन गिफ्ट कर रहे हैं तो उसमें आपका ब्रांड नेम लिखा हुआ है आपकी कंपनी का, यस, या जैसे आप कोई भी चीज आप गिफ्ट कर रहे हैं तो उसमें अगर उसमें जैसे वॉच है, आप देखते होंगे डॉक्टर्स के चेंबर में कई घड़ियां लगी होती है उसमें ब्रांड नेम और कंपनी का नाम लिखा है, उससे भी चीजें रिकॉल होती हैं। तो अगर हम बात करें कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बैग में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, तो सबसे पहले उसका फोल्डर या लैपटॉप। आज की डेट में बहुत सारी एमएनसी कंपनियां लैपटॉप प्रोवाइड कर रही हैं और लैपटॉप के माध्यम से ब्रांड्स को प्रमोट कर रही हैं। आज हमारा भी इंस्टीट्यूट बहुत सारी कंपनियों के लिए ब्रांड प्रमोटिंग्स वाले जो प्रोग्राम्स है वो बना रहा है। पता चला 5 मिनट्स के प्रोग्राम में हम लोग ने 20 ब्रांड्स को उस समय प्रमोट कर सकते हैं। एक ब्रांड्स के लिए 30 to 40 मिनट्स होता है।
तो इसी तरीके से आज की डेट में फोल्डर की जगह लैपटॉप ने भी ले ली है, लेकिन आज भी फोल्डर प्रॉपर चल रहे हैं मार्केट में। सेकंड पॉइंट्स की बात करें, एमआर के बैग में सेकंड क्या होना चाहिए, सैंपल जरूर होना चाहिए। भाई जिस ब्रांड के बारे में आप बता रहे हो, अगर डॉक्टर्स को सैंपल नहीं दोगे तो वो चेक कैसे करेगा उसकी इफिकेसी, उसके रिजल्ट्स को, तो सैंपल होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, ऑर्डर फॉर्म। यस, जब भी अगर सपोज दैट कोई ऐसा डॉक्टर है जिसका अपना नर्सिंग होम है, अब पता चला आपका कोई साइट है, मान लो लियोफ्लॉक्सासिन है, तो अगर वो ऑर्डर आपको दे रहा है तो बहुत सारे एमआर आते हैं, कभी कभी भूल भी जाता है मैंने ऑर्डर दिया है नहीं दिया, तो ऑर्डर फॉर्म में अगर आप सिग्नेचर प्रॉपर करा लेते हैं तो उसकी 2-3 कॉपी होती है, एक कॉपी आप स्टॉकिस्ट को दे देते हो, एक कॉपी जो सेल्समैन होता है वो लेके पहुंचता है, तो उससे आपको निकाल हो जाता है कि यस मैंने ऑर्डर दिया था। तो ऑर्डर फॉर्म आपके पास होना चाहिए, तो जिस समय आप ऑर्डर लें डॉक्टर का सिग्नेचर वहां पे करा लें, या जो उस नर्सिंग होम में केमिस्ट है उसका सिग्नेचर आप करा लें। नेक्स्ट है प्रमोशनल थिंग्स। प्रमोशनल थिंग्स में जैसे पेन आता है, घड़ी आती है, बैग्स आते हैं, ये सारी चीजें होती हैं जिसमें ब्रांड के नाम लिखे होते हैं, तो ये हो सकता है अगर कंपनी प्रोवाइड कर रही है तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट है पेन या पेंसिल। यस भाई, जब भी आप अपने फोल्डर को रिप्रेजेंट करते हैं तो पेन से पर्टिकुलर ब्रांड्स को आप बताते चलते हैं, उसकी क्वालिटीज बताते चलते हैं, तो पेन से जब आप इंडिकेशंस करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विजिटिंग कार्ड। यस, जैसे सपोज दैट आपको डॉक्टर्स के चेंबर में जाना है और बहुत सारे वहां पर पेशेंट हैं और आप डॉक्टर्स को पता ही नहीं कि एक मेडिकल रैप बाहर वेट कर रहा है, तो अगर आपको प्रॉपर विजिटिंग कार्ड है तो जो उसके हेल्पर होते हैं उस हेल्पर को आपने दिया, उसने डॉक्टर्स की जाके टेबल पे रख दिया, तो डॉक्टर्स को तो ये रिमाइंड हो जाएगा कि यस ये मेडिकल रैप मेरा वेट कर रहा है। तो विजिटिंग कार्ड का होना भी बहुत जरूरी है, और अगर वो विजिटिंग कार्ड उसके टेबल में मेज पे लगा हुआ है तो भी आपके बारे में वो रिकॉल करता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डेली प्लानर डायरी। यस, ये बहुत जरूरी है, आपको डेली प्लान आपके पास होना चाहिए कि आज मुझे किन किन डॉक्टर से मिलना है, उसका टाइमिंग क्या है, ये सारी चीजें एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बैग्स के अंदर होती हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के अंदर इस बैग में क्या होता है। एक चीज मैंने नहीं बताई, आपने देखा होगा बच्चों, बहुत सारे आप बोलते हैं ये मेडिकल रैप है, पीछे इतना बड़ा गत्ता बांधे हुए हैं, तो मेडिकल रैप नहीं, वो सेल्समैन है। मेडिकल रैप के बैग में सिर्फ इतनी चीजें होती हैं, कभी भी उसके मोटरसाइकिल में बड़े बड़े गत्ते नहीं होंगे, ठीक है। मेडिकल रैप का काम क्या है, सिर्फ अपने ब्रांड की इंफॉर्मेशन डॉक्टर्स को देना, वहां से ऑर्डर निकालना और ऑर्डर की इंफॉर्मेशन अपने स्टॉकिस्ट को देना। यस, ये होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम, और ये सारी चीजें होती हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बैग में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट आता है कि यस, एक एमआर और एक सेल्समैन में अंतर क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। यही वो पॉइंट है जिस पॉइंट में बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि एमआर और सेल्समैन में अंतर क्या होता है। देखो बच्चों, एमआर रिलेटेड है मार्केटिंग से। मार्केटिंग का मतलब क्या है, अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहा है, अपने ब्रांड की प्लेसिंग डॉक्टर्स के दिमाग में करता है। और सेल्समैन का जो काम होता है वो होता है सेलिंग। सेलिंग का मतलब यह है कि प्रोडक्ट को सेल करना है और पैसे लेके आना है। कभी भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव पैसे लेके नहीं आता है, वो क्या लेके आता है, ऑर्डर लेके आता है। सेल्समैन क्या होता है, सेल्समैन होते हैं स्टॉकिस्ट के यहाँ। एमआर काम होते हैं, वो डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर से वहां से ऑर्डर निकालेंगे, अपने स्टॉकिस्ट को देंगे, और स्टॉकिस्ट का जो सेल्समैन होगा वो डॉक्टर्स के यहाँ मेडिसिन को पहुंचाएगा और वहां से पेमेंट लेके आएगा। तो एमआर का काम क्या है, मार्केटिंग करना, अपने ब्रांड्स को प्रमोट करना, और सेल्समैन का काम क्या है, सेलिंग करना और वहां से पैसा लेके आना। पहला फैक्ट। चलिए इसको थोड़ा सा एक स्लाइड के माध्यम से समझते हैं तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। मैंने बोला मार्केटिंग काम किसका है, एमआर का। किसकी मार्केटिंग कर रहा है, प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहा है, उसके प्राइस के बारे में डिस्कशन कर रहा है डॉक्टर से। यस, उसकी प्लेसिंग दे रहा है पर्टिकुलर ब्रांड की कि क्यों मेरा ब्रांड सुपीरियर इन कंपेयर ऑफ अदर ब्रांड, ये कर रहा है। चौथा क्या कर रहा है, वो प्रमोशन कर रहा है कि यस माय ब्रांड इज सुपीरियर। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसका, पेनिट्रेशन, मतलब पर्टिकुलर वो जो नया ब्रांड आया है मार्केटिंग में उसकी पेनिट्रेशन भी हो रही है, किसके द्वारा, एमआर के द्वारा। तो मेन जो काम होता है एमआर का वो होता है मार्केटिंग, यस, अपने ब्रांड को प्रॉपर प्रमोट करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों, तो मार्केटिंग क्या है, एक प्रोसेस है। मार्केटिंग क्या है, प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को कौन रन करा रहा है, एमआर रन करा रहा है, उसके जो सीनियर्स है वो रन करा रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी बच्चों, तो एमआर का मेन काम क्या हुआ, एमआर का मेन काम हुआ प्लेसिंग करना। सेकंड बात आती है सेल्समैन का। सेल्समैन का मेन काम क्या है, सेलिंग करना। जो स्टॉकिस्ट क्या होते हैं, सेल्समैन, वो जाते हैं मेडिसिन लेके, यस, वो पैसे लेके आते हैं, मेडिसिन देते हैं, वो काम है सेलिंग का, वो काम है सेल्समैन का। तो इनका काम क्या होता है,
कन्वर्जन करना प्रोडक्ट को कैश में, मतलब प्रोडक्ट को कैश में कन्वर्ट करा देना, वो काम होता है सेल्समैन का। ये क्या है? ये भी एक मार्केटिंग का पार्ट है, लेकिन इसको हम मार्केटर नहीं बोल सकते, इसको हम क्या बोलेंगे? सेल्समैन बोलेंगे। एमआर किसको बोलेंगे? इसको बोलेंगे जो अपने ब्रांड्स को प्रमोट कर रहा है और डॉक्टर्स के दिमाग में पर्टिकुलर ब्रांड की प्लेसिंग कर रहा है। यहां पर सेल्समैन क्या कर रहा है? सिर्फ कन्वर्जन कर रहा है, प्रोडक्ट को कैश में प्रोडक्ट लेके गया, उसके बदले उसको कैश मिल जाएगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एमआर एंड सेल्समैन। आपको क्लियर हो गया होगा कि यह सेल्समैन का काम होता है बच्चों, सेलिंग करना। तो अब आपके दिमाग में हमेशा क्लियर होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमआर एंड सेल्समैन। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। और इस तरीके से हमारा चैप्टर खत्म होता है एक बहुत अच्छी स्लोगन के साथ। क्या स्लोगन है? कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। बच्चों, अगर आपको अपना कैरियर स्टार्ट करना है तो निश्चित रूप से शुरू में स्ट्रगल होगा। जैसे अगर एक चिड़िया को घोंसला बनाना है तो आपको पता है जब वो एक तिनका लेके एक जगह पर रखती है तो 20 बार 50 बार वो तिनका उस जगह से उड़ जाता है, लेकिन तब भी वो हिम्मत नहीं हारती, बार बार तिनका लाके रखती है और एक ऐसा समय आता है कि फिर तिनका वहां पर टिकने लगता है। तो वही कह रहा है कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना आसियाना, तो वो क्या बोलती है? भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना होता है, तब मिलती है आपको कैरियर में सफलता। तो बच्चों, इस बेहतर और ब्यूटीफुल कोट के साथ आज के सेशन को हम लोग क्लोज करते हैं। नेक्स्ट सेशन में नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे, बाय।